Assalamu alaikum dear viewers. Hope all of you will be fine. Welcome to my YouTube channel RBBL. Today we are going to study the chordates, and from the chordate group from the phylum Chordata we are going to study a unique subphylum Urochordata, in which we will come to know that there are some chordates which are chordates in a particular stage of their lives, and then they lose their chordate characters when they attain the maturity or when they become adult. Very interesting, isn't it? So before we will start our today's lecture and we will start describing the Urochordates, let us have a look first over the chordates and their basic features. जैसे आप किसी एनिमल को देखोगे, उसको किस बेस पे आप डिक्लेयर करोगे कि आप कॉर्डेट हो या नॉन कॉर्डेट हो, क्योंकि अब तक हमने नॉन कॉर्डेट्स के अंदर इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे अंडर दियर रेस्पेक्टिव फाइलाज, लेकिन आज के बाद जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो अंडर फाइलम कॉर्डेटा, वही ग्रुप्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये एनिमल स्टडी करना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले हम देखेंगे ये जो कॉर्डेटा है, ये कॉर्डेट्स असल में है क्या। तो बड़ा असल में ये जो कॉर्डेटा टर्म है, इसका इस्तेमाल स्पेसिफिकली पहले किया है बैटसन ने। विलियम बैटसन यूज्ड दिस टर्म ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम। आप बैट्समैन को याद रखना, ठीक है, आप बैट्समैन को याद रखना, आपको विलियम बैटसन याद रहेगा। जैसे मैंने कहा था कि जब आप एग्जामिनेशन में अपियर होते हो तो वहां अपियर होने के बाद आपको तीन चार ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से एक ऑप्शन अप्रोप्रिएट आंसर होता है। अगर आपने स्टडी की है और स्टडी के दौरान अगर आपकी ब्रेन से कुछ चीजें निकल जाती है, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू मेमोराइज देम, बट जब आपने उसको स्टडी किया होता है तो जब आप वो आंसर देखते हो विजुअली, तो विजुअल परसेप्शन के बाद आपका ब्रेन आपको क्लिक करता है इन फोर ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन है। सो दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू से दैट हमें प्रिपेयर करना है कॉन्सेप्चुअली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली, नॉट नेसेसरी दैट हमें कितना याद रहा। ठीक है, अगर आपने स्टडी 10 पेजेस 15 पेजेस किए, फिर आप कहते हो आपने आउट ऑफ 15 पेजेस यू हैव मेमोराइज्ड 14 पेजेस, दैट विल नेवर मैटर, because it is not possible that you will memorize tens and thousands of the pages of both texts and other reference books. तो बेहतर ये है आप कंप्रहेंसिवली एंड कंसेप्चुअली एक टॉपिक जो है या जो भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसको पहले क्लियर कर लो। वंस यू विल गेट कॉन्सेप्ट अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसमें जितने भी फिर क्वेश्चन आएंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, यू विल बी इन ए पोजीशन टू आंसर देम वेरी इजीली। अदरवाइज अगर आप ऑब्जेक्टिव्स की कितनी भी ड्रिल करते हो, कितने भी लेक्चर्स को अटेंड करते हो, कितनी भी स्टडी करते हो, उनको मेमोराइज करने की कोशिश करते हो, दैट इज नथिंग अनलेस यू वोंट कंप्रहेंड द थिंग्स। तो यहां पे हम आज कोशिश करेंगे, हम कॉन्सेप्चुअली कॉर्डेट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एंड इंशाल्लाह वी विल गेट सक्सेस इन getting the full thorough conceptual and comprehensive knowledge in understanding chordates and all other their respective subgroups, subphylas, classes. तो एक जो एनिमल है, ठीक है, उसको कॉर्डेट डिक्लेयर करने के लिए उसके पास कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। उन मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल सॉलिड फ्लेक्सिबल नोटोकॉर्ड। अगर डोर्सली पोजिशनड मेसोडर्मल इन ओरिजिन, एक फ्लेक्सिबल नॉन सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, मेसोडर्म से बना हुआ है, तो उसको कहते हैं नोटोकॉर्ड। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज द प्राइमरी एंड फर्स्ट मेन फीचर ऑफ एन एनिमल टू डिस्क्राइब इट और टू डिक्लेयर इट एज ए कॉर्डेट, याद रखना। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है प्रेजेंस ऑफ ए हॉलो, प्रेजेंस ऑफ ए हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। आप देखो ये जो प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड है, यू माइट आस्क मी अ क्वेश्चन दैट नर्व कॉर्ड तो नॉन कॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट थी, लेकिन वहां पे जो हमने नर्व कॉर्ड को देखा दैट वाज वेंट्रली प्लेस्ड, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ की जो नर्व कॉर्ड है दैट इज dorsally placed over the dorsal placement of the notochord। ठीक है, तो ये भी डॉर्सल है और ये भी डॉर्सल है, ये दो फीचर्स हुए। तीसरा इंपॉर्टेंट एक फीचर जो है दैट इज दिस प्रेजेंस ऑफ pharyngeal gill sillets।
presence of pharyngeal gill silitus। ये तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा और भी एक फीचर है, दैट इज से दिस इज द ओरल रीजन एंड दिस इज द anal region, and this very region is called post anal tail, and presence of this post anal tail is another important feature of chordates। अब अगर आप एक एनिमल के अंदर presence of dorsally placed nerve cord, dorsally placed notochord, pharyngeal gill silitus नंबर में वैरी एंड पोस्ट एनाल टेल ये देखोगे तो आप उस ऑर्गेनिज्म को, उस एनिमल को डिक्लेयर कर लोगे कि ये एक कॉर्डेट है। इसके अलावा जो पोजीशन ऑफ हार्ट है वो कॉर्डेट्स के अंदर वेंट्रल है। यहाँ पे मैंने जो एक डायग्राम बनाया है हार्ट का, वो मैंने वेंट्रल पोजीशन बनाया है इसका। तो प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल हार्ट, इफ हार्ट इज प्रेजेंट इट इज ऑलवेज वेंट्रली प्लेस्ड। Let us have a look over a human body। Humans में हमारे अंदर dorsally placed vertebral column होता है। Vertebral column is nothing but modification of notochord। असल में पहले during the embryonic development है हमारे अंदर भी notochord बनता है। तो ये पहला कैरेक्टर हुआ। Second is presence of this dorsal hollow nerve cord, वो भी प्रेजेंट है। Then it gets modified into spinal cord। और उसके अलावा जो pharyngeal gill silitus है आपको ह्यूमन में नहीं दिखेंगे, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारे अंदर जो pharynx बनता है फिर वो मॉडिफाई होता है इनटू द ईस्टिशियन ट्यूब और ईस्टिशियन कनाल। तो जो ईस्टिशियन कनाल जिसकी हम स्टडी करते हैं, जो आईज के इंटीरियर में या ईयर्स के इंटीरियर में या ये नेजल ओपनिंग इसके इंटीरियर में जो अंदर से कॉम्बिनेशन होती है, तो वो जो फायरिंग्स का प्लेसमेंट राइट एंड लेफ्ट है वो असल में पहले हमारे अंदर फायरेंजियल गिल क्लिप्स ही बनते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट थ्रू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन नाउ वी आर मॉडिफाइंग दैट फायरिंग्स to that pharyngeal region to form the ईस्टिशियन ट्यूब। तो हमारे अंदर भी ये pharyngeal gill crypts बनते हैं। इसके अलावा जो चौथा फीचर मैंने कहा, ये पोस्ट एनाल टेल सबों में नहीं हो सकता है, ठीक है, कईयों में रूडिमेंट्री है, जैसे प्राइमेट्स है जिसमें ह्यूमन्स वगैरह आते हैं, तो उनमें पोस्ट एनाल टेल ऐसे तो नहीं हो सकता है, बट इनके जो एवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स है उनमें ये प्रेजेंट हुआ करता था। तो इस तरह से ये फोर्थ कैरेक्टर है। एंड फिफ्थ important character और एक है, that is heart when it is present say in humans it is also present in ventral side। तो इस तरह से ये जो सारे के सारे कैरेक्टर्स है ये ह्यूमन्स में है, एंड फोर्थ ह्यूमन्स और कॉर्डेट्स। इसी तरह आप किसी भी एनिमल को देखोगे उसके अंदर आप अगर आपने ये 4 कैरेक्टर्स 5 कैरेक्टर्स देख लिए, ये प्राइमरी 3 कैरेक्टर्स देख लिए, तो आप उसको डिक्लेयर करना भाई आप एक कॉर्डेट हो। तो ये जो कॉर्डेट्स हैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक प्रोटोकॉर्डेटा या इनका दूसरा नाम है एक्रेनिएटा और दूसरा वर्टिब्रेटा या क्रैनिएटा। तो यहां पे एक पहला ग्रुप है ग्रुप ए, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेटा। सो फार एज इट इज literal meaning is concerned, pro means early, chordata refers to notochord। So protochordates are those early chordates which have become chordates during the course of evolution for the first time among all the chordates, and this is the reason that they are called protochordates, and their next name is acraniata। Why they are called as acraniates? Because they lack a unique cranium। Cranium is what? This is the brain box। इनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं होता है, क्रैनियम नहीं होता है, स्कल इस तरह नहीं होता है, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज एक्रेनिएट्स। ठीक, तो प्रोटोकॉर्डेट्स ही एक्रेनिएट्स हैं। ठीक, अब ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं बेटा, इनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम नहीं होते हैं। अगर इनके पास वर्टेब्रल कॉलम नहीं होते हैं तो ये इनवर्टिब्रेट्स भी कहलाएंगे। ठीक है, और बेटा जिनके अंदर ये नोटोकॉर्ड मॉडिफाई होता है हमारी तरह इनटू द वर्टेब्रल कॉलम, वो एक बड़े ग्रुप में आएंगे, क्रैनिएटा और वर्टिब्रेटा। तो इसका मतलब है वर्टिब्रेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं। से लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन के अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, अगर इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है तो वर्टिब्रल कॉलम असल में मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? मॉडिफिकेशन ऑफ दिस नोटोकॉर्ड है। तो इसका मतलब है हम वर्टिब्रेट है तो डेफिनेटली हम कॉर्डेट है।
तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट देना दैट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, इट इज 100% ट्रू। बट ये स्टेटमेंट देना जिसमें अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन आ जाता है और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उनके अंदर ये कंफ्यूजन फिर प्रिवेल करता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो ये इश्यू रहता है फिर। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज दैट all chordates are not vertebrates. Whether it is true, it is 100% also true. That how is it possible that all chordates can be vertebrates? Because there are some chordates which are called as protochordates or acraniates. They are all the chordates. They are not vertebrates. They are included in invertebrate group. ठीक, तो all chordates are not vertebrates. Why? Because protochordate is the exception, and all vertebrates are fully chordates. Why? Because among all the vertebrates there is presence of vertebral column, and that vertebral column is nothing but the modification of their notochord during the embryonic stage. तो बेटा ये जो प्रोटोकॉर्डेट है आपने ये अंडरस्टैंड किया, ये एक्रेनिएट्स होते हैं, क्रेनियम नहीं होता है, ठीक। और ये सबसे पहले एवोल्यूशन के अंदर डेवलप हुए हैं एज कॉर्डेट्स। और ये टर्म जो प्रोटोकॉर्डेटा है, इस टर्म का लिटरल मीनिंग है दैट दे आर Pro means early, chordata means animals having notochord. इस प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर पहला जो सब फाइलम है वो है यूरोकॉर्डेटा। That सब फाइलम which we are going to study today. तो बेटा देखो, यूरो का मतलब है टेल, यूरो means tail, chordata as you know the animal with vertebral column, तो sorry with notochord. So it means Eurochordates are those chordates in which there is presence of notochord in their tail region. So tail of Eurochordates bear notochord. ये इनकी लिटरल मीनिंग है। और ये जो यूरोकॉर्डेटा टर्म है इसको पहले यूज किया है बाल्फोर ने। ऑक्चुअली बाल्फोर ने इसका इस्तेमाल किया, जिस तरह बैट्सन ने कॉर्डेट्स की टर्म ऑक्चुअली इस्तेमाल की फॉर एनिमल्स बिलोंग टू द कॉर्डेटा। तो आपने देखा है जो यूरोकॉर्डेटा है ये पहला सब फाइलम है जो ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा में आता है इन द फाइलम कॉर्डेटा। तो एज फार देयर लिटरल मीनिंग इज कंसर्न्ड, यूरो का मतलब है टेल, सो दीज आर द एनिमल्स व्हिच हैव नोटोकॉर्ड बट ओनली इन देयर टेल रीजन। बट हमें क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, वेदर दैट इज फैलिक, वेदर दैट इज टेल रीजन, लेकिन होनी चाहिए इन देयर लाइफ। तो बाल्फोर ने इनका इस्तेमाल किया। और जो बेटा यूरोकॉर्डेट्स होते हैं इनका दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स, क्योंकि इनके बॉडी के बाहर से एक स्ट्रक्चर होता है, एक लाइनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिक, इसलिए इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, ये याद रखना। और उसके अलावा बेटा ये जो एनिमल्स होते हैं इसके अंदर दे आर कॉल्ड एज एनिमल्स विद रिट्रोग्रेशन, एनिमल्स विद रिट्रोग्रेशन और विद रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि बेटा ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ज्यादातर जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके लार्वल फॉर्म में होते हैं, जबकि अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट मेटामॉर्फोसिस इनके अक्सर कॉर्डेट कैरेक्टर्स या तो रिड्यूस होते हैं या लॉस होते हैं। ये इनका एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। सो दे आर द एनिमल्स नोन फॉर देयर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और इस एनिमल ग्रुप के अंदर अराउंड 2700 स्पीशीज हैं, कुछ ज्यादा स्पीशीज इनके पास नहीं है, अराउंड 2700 स्पीशीज। ठीक, चलो, तो ये तो उनकी इंट्रोडक्शन हुई और उनकी लिटरल मीनिंग हुई। अब इसके बाद एक नजर डालते हैं उनके हैबिटेट पे। तो बड़ा ये जो एनिमल्स होते हैं ये सारे के सारे नराइन होते हैं, तो उसके लिए आप लिखते हो दे आर एक्सक्लूसिवली नराइन। और नराइन होने के साथ साथ ये बेंथिक भी होते हैं, किसी भी डेप्थ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। बेंथिक इन योर कैरियर इफ यू विल बिकम द डाइवर्स, तो आपको ये नीचे सीज का जो निचला वाला फ्लोर होता है आपको ये किसी जगह पे देखने को मिलेंगे, बेंथिक होते हैं। और जो शैलो वाटर्स होते हैं वहां पर भी ये होते हैं।
और इतना ही नहीं, ये आपको वर्ल्ड के किसी भी रीजन में देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे आर कॉस्मोपोलिटन, they are present in every type of sea water, वेदर ट्रॉपिकल साइड में है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल साइड में है, किसी भी रीजन में आपको ये देखने को मिलेंगे। और बेटा ये कॉलोनियल भी होते हैं कुछ, और उसके अलावा बेटा ये फ्री लिविंग भी होते हैं, लेकिन बहुत कम इनके अंदर फ्री लिविंग होते हैं। और बेटा ये सिसाइल भी होते हैं, अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम, एक ही जगह पे, खासकर जो इनकी अडल्ट फॉर्म होती है वो उनके अंदर, ठीक। तो बेटा जो इनका हैबिटेट है, जिसमें हम इनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, किस कंडीशन में रहते हैं, ठीक। और इनके हैबिटेट को देखकर इनको डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में। हैबिटेट को लेके इनको क्लासिफाई किया गया है, उनके हैबिटेट के अंदर जो मोड ऑफ लिविंग है, ठीक है, उस मोड ऑफ लिविंग एंड मोड ऑफ डेवलपमेंट में ये क्राइटेरिया बनाया गया है कि इनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। मैं उन 3 क्लासेस के नाम यहीं पे लिखता हूं, सो दैट आपके लिए आसान होगा कि कंसेप्चुअली इनको अंडरस्टैंड करना। तो बेटा आपको याद रखना है ATL। आप जो स्कूल में पढ़ते हो उन स्कूलों में लैब्स होती हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स, ATL लैब्स यूजुअली इस नाम से आप जानते हो उन लैब्स के बारे में। तो वही ATL आपको याद रखना है। एक one is A, another is T and third one is L। तो आप याद रखना कि A जो है it stands for acidiaceae और acidicea, और T जो है it stands for thaliacea, और जो बेटा L है it stands for larvaceae। तो आपने एक mnemonic याद रखा, that on the basis of their nature of living and the habitat they have been divided into A, T and L on the basis of their mode of life in their habitat, ठीक है। तो A stands for what? Acidiacea, T for Thaliacea and L for Larvaceae। तो इस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन हो गई। देखो जो एसिडिएशियंस हैं बेटा, एसिडिएशियंस में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाई है, दिस रिप्रेजेंट्स देयर बेसिक रिप्रेजेंटेटिव टाइप एंड इट इज नोन एज हर्डमानिया। बेटा ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाई है, दिस इज नथिंग बट हर्डमानिया, लेकिन ये अडल्ट फॉर्म है, ये एक ही जगह पे होता है, ये बिल्कुल सिसाइल होता है, इसकी लार्वा फॉर्म फ्री लिविंग होती है और इस तरह से कॉटेज सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब ये अडल्ट बनते हैं तो इनके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की वजह से इनके बेसिक कॉर्डिक कैरेक्टर्स या लॉस होते हैं या रिड्यूस होते हैं। तो इन जैसे एनिमल्स को रखा गया है एसिडिएशिया में, जिनके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मोस्टली होती है और जिनके अडल्ट फिर सिसाइल होते हैं, जबकि इनके लार्वा फ्री लिविंग होते हैं और सारे कॉर्डिक कैरेक्टर्स के साथ होते हैं। तो बेटा ये जो एसिडिएशिया है, इसके अंदर एसिडिया है एक एग्जांपल, one example in them is Acidia and another example is the diagram of which we have drawn here, that is this Herdmania, ये इसी के अंदर आता है। I will write only H here representing Herdmania। and number second is Thaliacea। Thaliacea इनके है comparatively इनके अपोजिट होते हैं, पर जो Thaliacea होते हैं ये इनके अडल्ट फॉर्म्स भी फ्री लिविंग ही होते हैं, ठीक, और इनके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। थैलिएशिया के अंदर आप एक एग्जांपल याद रखोगे सल्पा, और दूसरी एग्जांपल भी याद रखोगे डोलियोलम। दीज आर 2 examples of Thaliacea and the third class is Larvaceae। अब देखो लार्वेशिया, इनकी स्ट्रेटेजिक एंड एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस एंड स्टडी करने की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लार्वेशिया के अंदर, इनके अंदर जितने भी ये एनिमल्स आते हैं उनके अंदर लार्वा फॉर्म जब बनती है तो वो लार्वा फॉर्म में ये सारे कॉर्डिक कैरेक्टर्स को रिटेन रखते हैं।
यानी वो अडल्ट में कन्वर्ट होते ही नहीं है, उनमें मेटामॉर्फोसिस होती ही नहीं है। अगर एक एनिमल के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो वो होगा थ्रू ए लार्वल स्टेज, लेकिन इनके अंदर जो लार्वा है और जो कॉमन एक इनडायरेक्टली डेवलपिंग एनिमल के अंदर लार्वा होता है, इसमें इतना अंतर है कि जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसके अंदर लार्वा फाइनली कन्वर्ट या मेटामॉर्फोज होता है इनटू द अडल्ट, लेकिन इनके अंदर लार्वा लार्वा ही रहता है with the retention of advanced coded characters, a process which is called as neoteny. बेटा याद रखना, from examination of point of view this question can be asked. These exhibit neoteny. neoteny का मतलब क्या है? जैसा मैंने कहा, एक एनिमल के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, थ्रू लार्वा होता है, लार्वा के पास जितने भी एडवांस्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो लार्वा उन कैरेक्टर्स को विथस्टैंड रखता है, अपने साथ रखता है, वो मॉडिफाई होता ही नहीं, एडल्ट बनता ही नहीं। This is called neoteny. So these animals which are included in the Larvaceae, they exhibit neoteny. And one of the important example among Larvaceae is Oicopleura. Oicopleura. तो ये तो इनकी क्लासिफिकेशन हुई। So this was their class 1 Acidia, class 2 Thalviaceae, and class 3 is Larvaceae on the basis of their mode of living, habitat. So with this we have concluded their classification and we have learned this new term, that is neoteny. तो next इनका कैरेक्टर पढ़ेंगे, that is their morphology. देखो मैंने इनका एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप यहाँ पे लिया है and this is called हर्डमानिया। देखो हर्डमानिया के अंदर अगर हम देखेंगे, इसका ये वाला जो साइड है दिस इज डोर्सल साइड, आई विल राइट डी हियर, एंड जो इधर वाला साइड है दिस इज वेंट्रल साइड, ठीक। एंड जो इस तरह का जो साइड है ऊपर की तरफ, दिस एंटीरियर साइड, एंड दिस वन इज पोस्टीरियर साइड, एंड दिस पोस्टीरियर साइड इज दिस वेरी रीजन इज कॉल्ड एज फुट, ये इसका फुट है, ठीक। और यहाँ पे ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो आप देखते हो इस तरह, दिस इज कॉल्ड एट्रियल साइफून। मॉर्फोलॉजी के अंदर इनके पास होता है ये इस तरह का रीजन, इस कॉल्ड एट्रियल साइफून, और इस एट्रियल साइफून के अंदर प्रेजेंट होता है ये दिस इज व्हाट, दिस इज एट्रियल अपर्चर, ये इनके पास एट्रियल अपर्चर। सिसाइल मोड ऑफ लाइफ में ये अहम रोल प्ले करते हैं फॉर दीज एनिमल्स टू लिव देयर लाइफ। और इसी तरह ये इधर वाला जो साइड है ये इसके अपोजिट है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रैकियल साइफून, दिस इज ब्रैकियल साइफून। एंड इसके अंदर जो बेटा यहाँ ये अपर्चर है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज ब्राकियल अपर्चर। और इसके साथ साथ मॉर्फोलॉजिकली जब हम बाहर से देखते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर से एक शीट सा होता है, एक कवर सा होता है, दैट कवर इज कॉल्ड टेस्ट, दैट इज कॉल्ड टेस्ट। वो जो ऊपर कवर है उसको टेस्ट कहते हैं, ठीक। और उसी टेस्ट के अंदर ये रहते हैं। ये इनके कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हुए और ये मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल करते हैं समटाइम्स विद सम रॉक्स, ठीक है, sometimes they resemble with some shells and sometimes they appear bag like, ठीक। और इनके अंदर जो लार्वेशिया है उनकी बॉडी रिजेंबल करती है विद फिशेस। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर इनका है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने कहा, इनका देखते हैं टेस्ट, वी सी टेस्ट। ये टेस्ट होता क्या है, ये बॉडी की कवरिंग होती है जो ट्यूनिसिन की बनी होती है, henceforth it is also called as tunic covering। तो बड़ा ये ट्यूनिक कवरिंग है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ट्यूनिक कवरिंग दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स। और ये ट्यूनिक कवरिंग है क्या, ये टेस्ट है क्या, असल में इसके अंदर एक प्रोटीन है विच इज कॉल्ड ट्यूनिसिन प्रोटीन। जो ये ट्यूनिसिन प्रोटीन है, याद रखना, अगर आप इसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को देखोगे, ये है C6H10O5N, ठीक। ये कंपोजिशन आपको
सेल्यूलोज के साथ रिजेंबल होते दिखेगी। although इट्स नॉट सेल्यूलोज, ये ट्यूनिसिन है, इसके साथ प्रोटीन भी एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो ट्यूनिसिन की देखते हैं तो सेल्यूलोज के साथ ये थोड़ा रिजेंबल करती है। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ट्यूनिसिन दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स, एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक। तो इस ये जो ट्यूनिक होता है इट इज एक्चुअली बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय देयर एपिडर्मिस, यानी इनके बॉडी वॉल को लेके ट्यूनिक के नीचे होता है एपिडर्मिस। अगर हम इस एपिडर्मिस के नीचे और आते हैं तो वहां से ये देखो, यहां से ये ट्यूनिक है बेटा, ट्यूनिक, एंड दिस लाइनिंग इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जाएंगे, अंदर जाएंगे इनकी बॉडी को सेक्शन करते हुए, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यू विल सी देयर कनेक्टिव टिश्यू। तो उस कनेक्टिव टिश्यू के बाद आपको मसल्स देखने को मिलेंगे, मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो उसके अंदर आपको ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही देखने को मिलेंगे। चलो, अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को देखने के बाद व्हाट वी यूज टू ऑब्जर्व ऑफन, वी यूज टू ऑब्जर्व द बॉडी कैविटी और सीलोम। लेकिन आप याद रखोगे इनके अंदर जो सीलोम है वो बिल्कुल रिड्यूस्ड होता है, दैट इज टोटली रिड्यूस्ड, बहुत रिड्यूस्ड होता है, ठीक। ऑल्दो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, याद रखना ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और क्यों ना होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनके पास एक्टो एंडो एंड मेसोडर्म होते हैं, और इनके अंदर जो मेसोडर्म है वो सेपरेट भी होता है, सीलोम बनता है, लेकिन बाद में वो सीलोम मॉडिफिकेशन के साथ साथ जिस तरह हमने देखा इनके कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट कम होते हैं या रिड्यूस होते हैं या लॉस होते हैं, इसी तरह इनके अंदर जो सीलोम है वो भी ऑलमोस्ट रिड्यूस होता है या लॉस होता है, ठीक। अलबत्ता जो इनका यहाँ पे ये एट्रियल रीजन होता है, अगर एट्रियल रीजन के अंदर जाते हैं तो यहाँ से एक कैविटी देखने को मिलेगी आपको, दैट इज कॉल्ड एज एट्रियल कैविटी। यू विल फाइंड एन एट्रियल कैविटी हियर। Most of the authors call it as spongiocele, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, मैंने spongiocele लिखा, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, बोलोगे फिर पोरिफेरा में क्या था वो, ठीक है। तो असल में पोरिफेरा की जो बॉडी कैविटी है वो सीलोम नहीं है, बट दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जियोसील, क्योंकि उनके अंदर स्पॉन्जियो फाइबर वगैरह देखा था हमने। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑथर्स इस कैविटी का जो नाम है वो उस नाम के लिए वो इस्तेमाल करते हैं ये टर्म समटाइम्स स्पॉन्जियोसील, बट इट इज एक्चुअली एन एट्रियल कैविटी, दिस इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ द सीलोम। ये माना जाता है कि जो सीलोम है जब वो मॉडिफाई होता है देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कैविटी व्हिच रिमेन्स एसोसिएटेड विद द एट्रियल चैम्बर एंड द एट्रियल साइफोन एक्सटर्नली, एंड दैट इज नथिंग बट एट्रियल कैविटी। तो यही सीलोम के अंदर मॉडिफिकेशन इनके अंदर होती है। और इसके साथ साथ जो हमने नोटोकॉर्ड की बात की, नोटोकॉर्ड, वो नोटोकॉर्ड अभी प्रेजेंट नहीं है अगर ये अडल्ट है, ठीक है। तो अभी हम अडल्ट हर्डमानिया की बात करेंगे, ये प्रेजेंट नहीं है। नोटोकॉर्ड तो मेन फीचर है, नोटोकॉर्ड इनके अंदर प्रेजेंट होता है इन देयर लार्वल फॉर्म, इन देयर लार्वल फॉर्म। तो जब इस लार्वा के अंदर एक चेंज आती है, कौन सी चेंज, रेट्रोग्रेसिव चेंज, दैट रेट्रोग्रेसिव चेंज leads to that progressive metamorphosis leads to loss of notochord, loss of notochord. So this was about their body wall. Have a look over the next feature, that is their digestive system. तो अगर हम थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम की बेटा बात करेंगे, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट होता है, क्योंकि कार्डेटस है, क्यों ना होगा, और ये डिट्रोस्टोमस होते हैं। आपको पता है मैंने कहा था जब हमने इकाइनोडर्म्स पढ़े थे तो वहां पे हमने जाना था कि डिटेरोस्टोमस क्या है। डिटेरोस्टोमिक का मतलब है जब ब्लास्टोपोर बनता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो ब्लास्टोपोर इन्वेजिनेट होता है, अंदर की तरफ चला जाता है, उसको एक कैविटी, और फाइनली वो कैविटी एक ट्यूब शक्ल इख्तियार कर लेती है, और वो जो ट्यूब होता है दैट इज नथिंग, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है इसके अंदर एक ओपनिंग होती है फॉर इंजेक्शन, दूसरी फॉर इंजेक्शन, वन इज माउथ अनदर इज एनस। अब क्वेश्चन है ये जो ब्लास्टोपोर, ये जो इन्वेजिनेशन बनी, इस इन्वेजिनेशन से क्या माउथ बना या एनस बना, ऑन दिस बेसिस हम एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोटोस्टोमिक एंड डिट्रोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक जो इनवर्टिब्रेट्स अदर देन दैट ऑफ हेमिकॉर्डेटस एंड इकाइनोडर्म्स हमने पढ़े वो प्रोटोस्टोमिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ ही बनता है। लेकिन जो कॉर्डेटस हैं
और कॉर्डेट्स के साथ साथ जो इवन इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स है वो डिट्रोस्टोमिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्लास्टोपोर फाइनली कन्वर्ट होता है इनटू द एनस। तो ये भी इसलिए डिट्रोस्टोमिक है, बिकॉज दे आर कॉर्डेट्स and their digestive system is complete. Their digestive system consists of fully formed mouth, and then they have pharynx, and then they have esophagus, और esophagus के बाद they have well developed intestines, and at last they have anus। तो इस तरह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। यहाँ पे एक चीज आप याद रखो कि जो इनका फेरेंकस होता है, फेरेंकस से इनके अंदर दो चीजें होती है, एक फायरेंजियल गिल स्लिट्स, फायरेंजियल गिल्स फेरेंकस से ही बनते हैं, मेंट फॉर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। और ये जो फायरिंगस होता है इसका जब इंटरनल साइड होता है, उसका जो रूप, उसका जो फ्लोर होता है, तो उस फ्लोर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट उसमें मॉडिफिकेशन होती है। उस मॉडिफिकेशन से एक स्ट्रक्चर इनके अंदर बनता है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल। और ये जो एंडोस्टाइल होता है, इट इज जो हम ह्यूमंस या कॉर्डेट्स के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये उसका होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। एंडोस्टाइल इज व्हाट, याद रखना, इट इज होमोलॉगस टू, इट इज होमोलॉगस टू आवर थायराइड ग्लैंड, होमोलॉगस टू आवर थायराइड ग्लैंड। ठीक। और इसके बाद जो इनकी एक्सक्रीशन है, इनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ओमोनिया, हेंसफोर्थ दे आर ओमोनोटेलिक। तो ये ओमोनोटेलिक हुए, ठीक है। और ओमोनोटेलिक है, ओमोनोटेलिक मोड ऑफ जो एक्सक्रीशन इनके अंदर होता है, तो उसके लिए एक एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है वो इनके अंदर है न्यूरल ग्लैंड। दे एग्जिबिट दिस ओमोनोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन थ्रू न्यूरल ग्लैंड। However, there are some यूरोकॉर्डेट्स जिनके अंदर न्यूरो ग्लैंड के साथ साथ एक दूसरा ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड दैट आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीटिंग आउट दिस अमोनिया, द एक्सक्रीटरी मटेरियल। और कुछ में कुछ स्पेशल नेफ्रोसाइट्स होती हैं which also help them to expel out the excretory products। This was about the excretion, बड़े टिपिकल हैं ये। अब इसके बाद इनकी रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन देखते हैं कैसे करते होंगे। तो बेटा इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है, दैट एज आई सेड, इनके पास फायरेंजियल गिल्स है, गिल्स होते हैं। और गिल्स के साथ साथ ये जो इनका जो ट्यूनिक होता है, ये जो ब्रैकियल, ये जो एपर्चर्स होते हैं, ये भी एसोसिएटेड होते हैं टू परफॉर्म द रेस्पिरेशन। तो ये एक्सचेंज कर सकते हैं गैसेस को थ्रू ट्यूनिक या टेस्ट से, ट्यूनिक और टेस्ट। तो ट्यूनिक रेस्पिरेशन भी होती है, रिजेंबलिंग विद द इंटीग्यूमेंटरी रेस्पिरेशन ऑफ द एम्फीबियंस। एंड इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी जो है पिगमेंट नहीं होता है, अलबत्ता इनके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं इनके ब्लड के साथ एसोसिएटेड, विच आर कॉल्ड एज वेनेडियोसाइट्स। और इन सेल्स की एबिलिटी होती है कि ये सी वाटर से वेनेडियम जो एलिमेंट है उसको लेते हैं। दैट इज वाई कुछ ऑथर्स लिखते हैं इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो वेनेडियम है। असल में इनके अंदर वेनेडियोसाइट्स होते हैं, वो वेनेडियम को रिटेन करते हैं, एंड दैट आल्सो इंपोर्ट्स सम पर्टिकुलर कलर्स टू दीज सेल्स। तो कभी ये वेनेडियोसाइट्स अलोंग विद द वेनेडियम इनके रेस्पिरेटरी पिगमेंट स्ट्रक्चर्स तस्वुर किए जाते हैं। तो बेटा इनका जो सर्कुलेशन है दैट इज ओपन टाइप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होने के साथ साथ इनके पास हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, और जो हार्ट होता है वो टेब्यूलर होता है, ठीक है, ट्यूब की तरह होता है, टेब्यूलर होता है।
देखो हार्ट के पास एक पहला कैरेक्टर वेंट्रल होना चाहिए, तो इनके अंदर वेंट्रल है, चलो ये तो सही हुआ। लेकिन इनके हार्ट को लेके मैं आपको एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इनके हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो रिवर्स भी पीरियडिकली होता है। जैसे हम कॉर्डेट्स के अंदर या ह्यूमन के अंदर जो हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर जो रेस्पेक्टिव आरिकल्स या वेंट्रिकल्स होते हैं, दे आर मेंट टू रिसीव एंड टू पंप द ब्लड टू द रेस्पेक्टिव सिस्टमिक सर्कुलेशन और द पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन कभी रिवर्स ब्लड नहीं होता है। लेकिन इनके हार्ट के अंदर एबिलिटी इतनी है कि ये पीरियडिकली ब्लड के फ्लो को रिवर्स करते हैं। रिमाइंड दिस इंपॉर्टेंट फीचर, yet heart has ability to reverse the direction of blood flow, reverse the direction of blood flow। कितना इंपॉर्टेंट फीचर है। तो नेक्स्ट फीचर इज देयर नर्वस सिस्टम। तो बेटा जब ये अडल्ट फॉर्म में होते हैं, उस अडल्ट फॉर्म में इनके अंदर एक ब्रेन के साथ रिजेंबल होता हुआ बड़ा गैंग्लियन होता है, विच इज कॉल्ड एज ब्रेन वेसिकल, ठीक। और इस ब्रेन वेसिकल के साथ साथ इनके पास हॉलो नर्व कार्ड भी होती है, विच इज डॉर्सल। मैं इनके लार्वल फॉर्म की बात कर रहा हूं, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर ये कैरेक्टर भी रिड्यूस होता है। फिर इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो गैंग्लियनिक होता है, गैंग्लियनिक अपर ब्रैकियल रीजन में फिर यही नर्व गैंग्लिया होता है। तो वही गैंग्लियनिक फॉर्म में इनका नर्वस सिस्टम फिर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ अब इनका लास्ट फीचर दैट इज देयर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो जो इनकी रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली सेक्सुअल है। अलबत्ता इनके कई सारे जो टाइप्स हैं उनके अंदर बडिंग भी होती है। दे एग्जिबिट यूनिक एक्सोजीनस बडिंग जस्ट लाइक हाइड्रा, ठीक है। बडिंग से भी ये दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ इनका ये प्रीवियस फीचर इनके अंदर ये जो है एक्सप्रेस हुआ है, बडिंग भी इनके अंदर होती है। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर हर्मोफ्रोडाइटिक, दे आर हर्मोफ्रोडाइट्स, ठीक। और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है दैट इज एक्सटर्नल, देयर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होने के साथ साथ जब इनकी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो बेटा इनके अंदर डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। व्हेन डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेफिनेटली इट विल गो थ्रू ए लार्वा। तो इनके अंदर जो लार्वा होता है दैट इज कॉल्ड टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा, ठीक। अब देखो ये जो टैडपोल लार्वा होता है, इस टैडपोल लार्वा के अंदर सारे कॉर्डेट फीचर्स होते हैं, चाहे डॉर्सल नर्व कार्ड, डॉर्सल नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल्स, पोस्ट एनल टेल, वेंट्रल हार्ट, सारे के सारे फीचर्स होते हैं। फ्री लिविंग फ्री मोड ऑफ लाइफ होता है इनके अंदर, ठीक है। पेलैजिक होते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इनके अंदर ये कैरेक्टर्स या लॉस होते हैं या रिड्यूस होते हैं, एंड दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज retrogressive metamorphosis, retrogressive metamorphosis। दैट इज वाई कि लेक्चर स्टार्ट करने के साथ साथ हमने देखा इनकी इंट्रोडक्शन में दीज आर द एनिमल्स नोन फॉर देयर retrogressive metamorphosis। और क्यों ना हो, इसके अंदर अब कॉर्डेट कैरेक्टर क्लास होते हैं, ठीक। तो retrogressive metamorphosis के बाद इनका जो टैडपोल होता है वो फाइनली कन्वर्ट होता है इनटू ए सीसाइल फॉर्म adult, into a sessile adult। ओके, तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर को कंक्लूड किया, जिसमें हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग ग्रुप सब फाइला यूरोकार्डेटा के बारे में जाना। इतना ही नहीं, हमने आज के इस लेक्चर में द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में जाना। इफ यू लाइक माय लेक्चर्स do comment in the comment box and keep watching me always। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।